जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे छोटे दल जो है, छोटे राजनीतिक दल, वो क्यों महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, बिना उनके बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में क्यों नहीं जाना चाहती हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से क्या चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की क्या चाहत है और वो नीतीश कुमार से क्यों मिले हैं, आखिर इसके पीछे क्या वजह है, ये आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी और मेरे साथ रोज की तरह हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी मौजूद हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। तो छोटे दल लगातार हमने देखा, लोकसभा चुनाव के दरमियान भी देखा और अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो ये और महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जाहिर सी बात है। चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी हो, तो ऐसी तमाम पार्टियां हैं जो बड़ा ही महत्व रखती हैं बिहार की राजनीति में। क्या कारण है इसका कि बिना इनके बड़ी पार्टियां हिम्मत नहीं कर पा रही मैदान में उतरने की? देखिए, इसकी बड़ी वजह यह है कि आप याद करिए, पिछली बार चिराग पासवान नहीं थे एनडीए में, वो अलग चुनाव लड़ रहे थे और वो केवल जेडीयू के विरोध में लड़े, तो 0.2% से एनडीए आगे रही और जान लीजिए 12,500 वोट तकरीबन आया था और उसके बाद ही एनडीए सरकार बना पाई थी। तो इसका कितना बड़ा असर होता है, इस बात को समझिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि पिछली बार को आप याद करें तो वीआईपी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा थी जी। और वो बैठती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंसमेंट नहीं होता है कि उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी बनेंगे, और मुकेश सहनी वहीं से बाहर निकलते हैं और कहते हैं मेरे पीठ पे छुरा भोंका गया, मेरे पीठ पे खंजर भोंका गया। और मुकेश सहनी बाहर उतरते हैं और जानकार ये बताते हैं कि जैसे ही वो फ्रेजर रोड पे पहुंचते हैं, डाक बंगला चौराहा तक पहुंचते हैं, वैसे ही उनको बीजेपी के तरफ से फोन आ जाता है और वीआईपी पार्टी बीजेपी का हिस्सा बन जाती है। और बीजेपी का जब हिस्सा बनती है तो आपने ये देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव 12,500 वोट से सीएम बनने से रह गए। तो आप इस दोनों का महत्व समझिए कि इसका महत्व क्या है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जहां तक सवाल है, आप लोकसभा चुनाव को देखें, 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में आप ये पाएंगे कि 2024 का लोकसभा चुनाव इस तरीके से एनडीए के लिए मुश्किल साबित हुआ कि एक शोर शराबा मच गया कुछ इलाके में, शाहबाद के इलाके में, कि कुशवाहा नाराज है। अब कुशवाहा नाराज है तो वहां पे राजपूत भी नाराज हो गए। कुशवाहा ने एंटी एनडीए वोट किया तो जो एनडीए से कुशवाहा उम्मीदवार खड़े थे राजपूत ने, उनके खिलाफ वोट कर दिया। परिणाम ये हुआ औरंगाबाद हार गए, परिणाम ये हुआ काराकाट हार गए, परिणाम ये हुआ आरा हार गए। तो समझ लीजिए कि ये हुआ कैसे, ये हुआ इसलिए क्योंकि कुशवाहा वोटर्स नाराज हो गए। जब कुशवाहा वोटर्स नाराज हो गए तो निश्चित तौर पर जब कुशवाहा वोटर्स नाराज होते हैं तो फिर क्या होता है, ऐसा जगह जहां पर आपको लगेगा कि इन जगहों पर इनके वोटर्स अच्छे हैं। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लड़े थे, औरंगाबाद से लड़े थे सुशील सिंह, और एक मैसेज फैला दिया गया कि इस बार कुशवाहा नाराज है, और ये मैसेज इस तरीके से काम किया कि कुशवाहा नाराज है, कुशवाहा नाराज है, तो राजपूत भी नाराज होने लगे। तो जो दोनों इकट्ठा वोटर थे एनडीए का, वो क्या हुआ, एनडीए का वोट बैंक बिगड़ गया और परिणाम हुआ कि एनडीए बक्सर हारी, एनडीए आरा हारी, एनडीए काराकाट हारी, एनडीए औरंगाबाद हारी। और मैसेज इस तरीके से चला गया कि एनडीए को, जान लीजिए, जब चुनाव का नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ था राज्यसभा का, एनडीए को अनाउंस करना पड़ा कि उपेंद्र कुशवाहा को हम राज्यसभा भेज रहे हैं जी। तो राज्यसभा भेज रहे हैं, और इसका पर्पस ये था कि कुशवाहा जो कि आरजेडी के तरफ न शिफ्ट कर जाए, वो आरजेडी की तरफ शिफ्ट ना करे, और इसलिए एनडीए ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया। जबकि दूसरे कैंडिडेट के बारे में, भाई राज्यसभा की 2 सीटें थी, एक ही सीट पर ऐसा क्यों शोर शराबा किया गया? तो इसलिए समझिए कि वीआईपी पार्टी हो, छोटी पार्टी है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है।
तेजस्वी यादव समझ रहे हैं कि हम सरकार बनाने से कैसे चूक गए, इसका एक नुकसान है। उसके बाद आप देखेंगे एलजेपीआर है, एलजेपीआर का वोट 5.39 कुछ इस तरह का वोट है, तो 5.5% के आसपास वोट है। अब 5.5% वोट गड़बड़ा नहीं जाए तो किसी की भी सत्ता इधर से उधर हो सकती है, इसलिए चिराग पासवान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये वीआईपी पार्टी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे वीआईपी पार्टी तो कहती है हमारा 8% वोट है, हमारा 22% वोट है, अलग अलग तरीके से बखान करती है। लेकिन अगर आप आम अलग अलग पार्टियों से बात करेंगे तो वो मानते हैं कि इनका 3% वोट है। अब ये 3% वोट बहुत होता है विधानसभा चुनाव में, पूरे चुनाव के परिदृश्य को बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसी तरीके से इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चाहे वीआईपी हो, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, ये सारे पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट, और ये छोटे छोटे दल जिधर चले जाते हैं उसका पलड़ा भारी हो जाता है, और इसलिए इनका महत्व खास तौर पर विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए इन दिनों एक और आईपी गुप्ता आ गए सीन में, जो कहा जाता है कि ये जो पान वालों का जो ग्रुप है, जिस समाज से ये लोग आते हैं, इनकी संख्या बहुत अच्छी है, और इनकी संख्या बहुत अच्छी है इसलिए ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों ने क्या किया कि भाई हमें पॉलिटिकली अभी तक इग्नोर करके क्यों रखे हो, तो इन्होंने जोरदार तरीके से एक सभा की, कहां पर, तो आप पटना के गांधी मैदान में, और इनकी सभा की वजह ये रही, इसका परिणाम ये रहा कि वो अब अलग अलग पार्टियों द्वारा कंसल्ट किए जा रहे हैं। तो समझिए कि ये जो छोटी पार्टियां हैं जिस तरीके से परिणाम बदल सकती हैं, इस वजह से इनका बहुत महत्वपूर्ण है, बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब जरा सोचिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक विधानसभा सदस्य नहीं है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक विधान परिषद का सदस्य नहीं है, फिर भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बात समझिए। बिल्कुल। जीतन राम मांझी अकेले एमपी हैं, फिर भी इतने महत्वपूर्ण क्यों है कि उनको एक केंद्रीय मंत्री का पद भी दे दिया गया, ये बात समझिए। सवाल ये है कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, वीआईपी पार्टी, ये आप देखिए मुकेश सहनी अपने बारे में कहते हैं कि मैं अति पिछड़े का नेता हूं, अति पिछड़े का वोट आपको मिलेगा, और इस तरीके से वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। चलिए, वो अपने को प्रोजेक्ट करने के हकदार हैं, हो सकता है अगर जनता उन पर भरोसा कर ले तो अति पिछड़े का वोट मिलेगा, तब तो बहुत बड़े नेता हो जाएंगे। लेकिन अति पिछड़े का वोट नहीं भी मिलता है, फिर भी अगर जो अमूमन पार्टियां मानती है कि 3% वोट है उनके पास, 2 से 3% वोट है, तो अगर इस वोट की वजह से हार और जीत हो सकता है तो इंपॉर्टेंस तो बढ़ ही जाता है ना। और तभी तो वो अपने को दावेदार बता रहे हैं कि हम उप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं जी। तो वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि कैटलिस्ट जब तक नहीं आता है तब तक 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, जैसे आप इसको इस तरीके से समझिए कि किसी दीवार को कूदने के लिए आपको एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और आपके पास जैसे 10 किलो एनर्जी चाहिए, 10 जूल एनर्जी चाहिए, आपके पास 7 जूल है, 3 जूल एनर्जी कौन प्रोवाइड कर देगा, तो कैटलिस्ट। तो अगर वो एनर्जी प्रोवाइड कर देता है तो क्या होगा कि आप अपने मिशन को पूरा कर दीजिएगा, और नहीं वो प्रोवाइड करेगा तो आप जहां हैं वहीं रह जाइएगा, भले ही आपके पास उस एनर्जी से कहीं ज्यादा एनर्जी है। तो सवाल यही है कि हार को जीत में तब्दील करने की ताकत किस में, और हार और जीत में बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। बिल्कुल, पर ये हार और जीत कहलाता है, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे एक सवाल मेरा और इसी से जुड़ा एडिशनल है, पप्पू यादव को इसमें काउंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्योंकि मैं आज एक अखबार पढ़ रहा था तो अखबार में लिखा हुआ था कि 15 सीटें मांग रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी से, गठबंधन से। नहीं, वो 15 सीटें मांग रहे हैं, यही बात हम करने जा रहे हैं अपने बिहार की बात में। और उसमें ये है कि कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं वो अलग चुनाव लड़ने की भी सोच रहे हैं। बड़ी वजह यह है कि आरजेडी बहुत ज़्यादा टिकट देने के लिए तैयार नहीं है, और कांग्रेस को क्यों लगता है स्थानीय नेता हैं कि हमें अलग चुनाव लड़ना चाहिए।
15 तारीख को राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और जान लीजिए वहां पर दलित को फिर साधने का प्रयास किया जाएगा। ज्योतिबा फूले को लेकर के एक वो फिल्म भी देखेंगे। तो सवाल ये है कि कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने में लगी हुई है और दो धड़ा है। एक धड़ा कहता है हम लालू के बगैर कुछ नहीं है, दूसरा धड़ा कहता है कि अरे हमारी तरफ सवर्ण भी आ रहा है, हमारे तरफ मुसलमान भी आ रहा है, हमारी अपनी हैसियत भी है, हम ओबीसी पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, हम क्यों नहीं इस तरीके की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएं। और ये जो लड़ाई चल रही है उसमें कौन विजयी होता है ये देखना दिलचस्प होगा। पर सवाल ये है कि 40 सीट अगर आरजेडी देती है, 45 देती है, तो 15 कैसे पप्पू के कोटे में मिल जाएगा? बड़ा सवाल है। ये एक बड़ा सवाल है। तो इसलिए ये सवाल बेहद गंभीर है। अब देखिए ये तो कांग्रेस हाईकमान क्या ऑर्डर करता है, क्या फैसले लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो लेकिन कहा कि 3-4 सीटें तक इनके खास लोगों को मिल सकती है, पर 15 तो बहुत बड़ा नंबर। पर भाई पप्पू यादव है, दबाव 15 सीट, हाँ सीमांचल में वो दबाव तो बनाएंगे ना, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल। अब थोड़ा सा जब हम बात कर ही रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा की बात भी कर लेते हैं। उनका क्या चल रहा है? मतलब उनको पर्याप्त चीजें दी गई हैं, या कि कह सकते हैं कि शायद वो जितना चाह रहे होंगे, तो मंत्री पद भी चाह रहे होंगे, वो भी नहीं मिला है। तो एनडीए से चाहते क्या है और नीतीश कुमार से क्यों मिले? उपेंद्र कुशवाहा को अगर आप देखें तो हम आपको बताएं, पिछली बार वो नीतीश कुमार का साथ कब छोड़े थे? एमएलसी बने हुए थे तब भी उन्होंने साथ छोड़ दिया। नीतीश का साथ छोड़ दिया और वो चले गए, फिर कहीं के नहीं रहे। लोकसभा चुनाव लड़े, हार गए। उससे पहले वो केंद्र में मंत्री थे और 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने एनडीए छोड़ दिया, महागठबंधन में आए, चुनाव हार गए, कहीं के नहीं रहे। उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे इसको लेकर के उनके बहुत भारी घनघोर समर्थक भी बड़े ही स्केप्टिकल रहते हैं। अच्छा। कि वो करेंगे क्या। दूसरी बड़ी बात यह है कि दुविधा है, हाँ दुविधा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं ना कि कई बार अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते रहे, क्योंकि महत्वाकांक्षी बहुत है। उनको लगता है कि वो चीफ मिनिस्टर मटेरियल है। अच्छा। और चीफ मिनिस्टर मटेरियल अपने आप को समझने की वजह से इतनी बार इधर उधर कर चुके हैं कि उनके साख पे बट्टा जरूर लगा है। ये बात सच है कि उपेंद्र कुशवाहा अच्छे नेता हैं, अच्छा बोलते हैं, समझदार व्यक्ति हैं, हल्की बात नहीं करते, गंभीरता में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर एक पार्टी के साथ जुड़े रहते तो बहुत दूरी तय करते। इस एक समय था जब उनको नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी समझा जाता था। बहुत सारे और जेडीयू में उनको राज्यसभा भेजा गया था, पर राज्यसभा जा करके भी वो जिस तरीके से जेडीयू में भिड़ गए और निकल गए, जेडीयू में तो 3 बार ऐसा हो चुका है। तो कई बार किसी भी संगठन में, किसी भी दल में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको लंबा बने रहने के लिए कई चीजें सहना भी होता है। और अगर आप सह नहीं पाते हैं और आपकी महत्वाकांक्षा हिलोरें मार रही होती हैं तो वो बड़ी दिक्कत पैदा करती है, आपके स्टेबिलिटी पे सवाल तो उठता है। अब सवाल ये है कि आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा चाह क्या रहे हैं। अब देखिए वो एनडीए में है। मेरी जानकारी के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि हमें कम ही सीट दो, पर ऐसा सीट दो जो कि हम जीत सकें। हमें 25 मत दो, क्योंकि एक नारा चला है साल 2025 मिशन 25, इस तरह का कुछ नारा चलाया उनके पार्टी ने। उनका कहना हमें 10 सीट ही दीजिए, 8 सीट ही दीजिए, पर गारंटेड जो हमारी जीतने वाली सीट हो वो दिया जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये भाजपा देगी कि जेडीयू देगी, अपने कोटे से कौन देगी, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है कुशवाहा समाज से आते हैं। कुशवाहा समाज में नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि जो उनके जीते हुए विधायक हैं या जो उनके लोग हैं उनकी जगह पे इनके लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये गुत्थम गुत्थी है, रस्म कशी है, और इस रस्सा कशी में उपेंद्र कुशवाहा क्या हासिल कर पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इधर से उधर हो सकते हैं, इसकी भी संभावना तो है। उनके पास रिकॉर्ड को देखते हुए इस बात से कौन इनकार कर सकता है, इस बात को समझिए। इसलिए सभी छोटी पार्टियों में इस समय ये समय है कि भाई इसको सिर्फ ब्लैकमेलिंग माने कि चुनाव आने वाला है और बड़ा चुनाव, महत्वपूर्ण देखिए चुनाव है। ब्लैकमेलिंग कह लीजिए या कह लीजिए कि छोटी पार्टी को अपना वजूद बचाने के लिए, यही मौका होता है उनके लिए, ताकत बड़ा करने यही के मौका भी होता है उनके लिए, ये मौका होता है।
कि वो अपने आप को बड़ा कैसे प्रोजेक्ट करें, कैसे दिखाएं, इसके लिए अपने लोगों को कैसे एकोमोडेट करें, क्योंकि उनका ये भी तो उनकी मंशा होती है ना कि अपने पार्टी का एक्सपेंशन कैसे हो, और अपने पार्टी के एक्सपेंशन के लिए वो इस ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। दूसरी बड़ी बात है, ज़्यादा विधायक होंगे तो एक पॉलिटिकल फोर्स होंगे, और ये प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है। अब देखिए आरजेडी में पारस गुट चाहता है कि हमको कुछ सीट दीजिए, तेजस्वी यादव अड़े हुए हैं, लालू प्रसाद 1-2 सीट दे भी देते, कहते पारस आप अपने बेटे को लड़ा लीजिए, भतीजे को लड़ा लीजिए, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम आपको अपने सिंबल पे लड़ने क्यों दें, वोट मेरा, जीतिएगा आप और जीत जाइएगा तो कल हमारे लिए सिरदर्दी हो जाइएगा, 2 सीट होगा, पता चला कि उनकी केंद्र में सरकार है, उनकी ताकत ज्यादा है, आप हमें छोड़ के हमें डराने लगिएगा, तो हम ये सिचुएशन क्यों आने दें। तो वो कहते हैं ठीक है हम आपको 1-2 सीट दे देंगे, लेकिन आपको हमारे सिंबल पे लड़ना होगा। जरा सोचिए, अब अपने सिंबल पे लड़ाना चाह रहे हैं पशुपति पारस, उनके सिंबल पे लड़ना नहीं चाह रहे हैं, अपना सिंबल बचाए रखना चाहते हैं, अपनी ताकत बचाए रखना चाहते हैं, अपनी पार्टी बचाए रखना चाहते हैं, इसलिए पारस गुट में बड़ा कोहराम मचा हुआ। मुकेश सहनी क्या है, कुछ बात बनी उनकी? मुकेश सहनी का ठीक ठाक माहौल चल रहा है, आरजेडी भी उनको साथ बनाए रखना चाहती है, और जान लीजिए कि वो ठीक ठाक बार्गेन कर ले रहे हैं। कई बार रात में पहुंच जा रहे हैं तेजस्वी यादव के पास, लंबी चौड़ी बातचीत चल रही है उनका। बढ़िया इस समय जिस तरीके से हिसाब किताब बनना चाहिए, जो उनकी महत्वाकांक्षा है वो बहुत मिल रहा है, सीटें मिल रही हैं, सीट तो 50-60 सीट 50-60 वो भी जानते हैं कि नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर वो 20 ले लेते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, और उसके आसपास नजदीक, मगर विपक्ष नजदीक आरजेडी देगी, नजदीक आप कहते हैं कि बीजेपी नहीं देगी 20, बीजेपी तो 6-7 सीट 6 दे दे वही बहुत है, उसमें भी अपने उम्मीदवार लगा देगी। बात आगे कहां पहुंची है? नहीं, बात आरजेडी में उनका ठीक ठाक चल रहा है, 15 तो मिल ही जाएगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है जो मेरे सूत्र बताते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये छोटी छोटी पार्टियों का बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत महत्व है, और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा का जहाँ तक सवाल है तो उन्होंने एनडीए में यही कहा है कि हमें पिछले बार की तरह 20-25 सीट मत दीजिए, हमें कम ही सीट दीजिए, पर वैसी सीटें दीजिए जिसको हम जीत सकें, और इसलिए वो अपने प्रयास में लगे हुए हैं, सीटों का चुनाव कर रहे हैं, बातचीत का दौर शुरू है। बीच में इंडिया पाक का तनाव बढ़ गया था, तनाव अभी भी बरकरार है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे इसको लेकर के संशय भी बरकरार है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की चाहत है कि एनडीए में रहें, प्रोवाइडेड उनको जीतने वाली सीटें 8-10 ही मिले, लेकिन वो जीतने वाली सीटें। बिल्कुल, सभी कोई ऐसी सीटें चाहता है जो जीतने वाली हो। अब छोटे दलों की बात कर रहे हैं, बड़े दलों को भी देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी का भी तो यही कहना है कि हमको खराब सीटें दे देते हैं, फिर स्ट्राइक रेट की बात करते हैं। तो छोटे दल भी वही चाहते हैं कि अच्छी सीटें, जिताऊ सीटें मिले और उसी पर चुनाव लड़ा जाए, बढ़िया जीता जाए, फिर मंत्री बना जाए और अपनी पार्टी को विस्तार दिया जाए। तो राग बिहारी में बात इतना ही, छोटे जो दल हैं लगातार दबाव बना रहे हैं चुनाव से पहले, इनकी राजनीति के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।